मेरे डियर आप लोग को स्वागत करता हूँ। MCQ आता है जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ सीखने समझने को मिलता है। MCQ के साथ में 50-60 क्वेश्चन MCQ लाता हूँ विथ बेस्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो जितने भी बिहार के स्टूडेंट हैं मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग तैयारी में लग जाइए और इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको आगे और फिर 2-4 साल नहीं मिलने वाला है। ये करते हैं यहाँ पे शुरू, बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा केमिकल जो है वाटर के घरेलू शुद्धिकरण हाउस प्यूरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा केमिकल है जो पानी यानी जल को घरेलू स्तर पर शुद्धिकरण के लिए उपयोग किए जाते हैं, मतलब घर के स्तर पर, एक किसी कंपनी या फैक्ट्री की बात नहीं कर रहा है। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर और एमोनिया क्लोराइड। ठीक है, अमोनिया राइट आंसर होगा। आपको पता है कि घरेलू स्तर पर हम लोग जो है इनमें से कौन सा किसका इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी ब्लीचिंग पाउडर का। क्लोरीन का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, क्लोरीन गोली का भी, तो लेकिन घरेलू स्तर पर इसमें ऑप्शन ब्लीचिंग है, तो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है शोर के मापन यानी जो शोरगुल होता है उसके मेजरमेंट के लिए उसका यूनिट क्या होता है बताना है। ए में डेसिबल, बी में क्रीगा प्रति मीटर स्क्वायर, सी में इंच और डी में mm ऑफ HG। आपको पता होगा कि जो शोर होता है, ध्वनि होता है, उसका जो माप करते हैं उसको हम किस यूनिट में माप करते हैं, तो उसका माप करते हैं ऑप्शन नंबर ए डेसिबल में माप करते हैं। ठीक है, बात किया जाए यहाँ पे mm ऑफ HG जो है यह आपका BP का जो है यूनिट होता है। ठीक है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। आगे है तीसरा नंबर का क्वेश्चन है समान वार्तालाप नॉर्मल कन्वर्जेशन में के लिए बेस्ट नॉइज लेवल कितना होता है। देखिए कहता है कि नॉर्मल वार्तालाप के लिए जो कंजर्वेशन जो लेवल होता है, नॉर्मल समान वार्तालाप के लिए उसमें जो नॉइज लेवल होता है वह कितना होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर 60 से 80 डेसिबल होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चौथा नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से रेफ्यूज डिस्पोजल का बेस्ट मेथड क्या है। रेफ्यूज डिस्पोजल जो बेकार हो गया है उसको डिस्पोज करने का बेस्ट मेथड इसमें से कौन सा है। जलाना, डंपिंग करना, कंपोजिट करना, संग्रह मतलब कलेक्शन करना। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रेफ्यूज हो जाता है उसको बेस्ट डिस्पोजल का जो मेथड होता है वह बर्निंग का होता है, जलाने का होता है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है किसी डिजीज का कम्युनिटी में अचानक अत्यधिक मात्रा में फैल जाना क्या कहलाता है। ये सब थ्योरिकल क्वेश्चन है। मानिए कोई रोग है, कोई बीमारी है, रोग है, डिजीज है, कम्युनिटी समुदाय में अचानक वह अत्यधिक मात्रा में फैल रहा हो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कम्युनिटी का बात कहा है, ये नहीं कहा है कि देश या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। ठीक है, कम्युनिटी में अचानक, किसी मोहल्ला में अचानक से अत्यधिक मात्रा में फैल रहा है तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, तो उससे हम लोग जो है एपिडेमिक, आइसोलेशन, इंडेमिक, पेंडेमिक, तो इसे हम लोग एपिडेमिक कहते हैं। ठीक है, स्थानिक मारी जो होता है जो एक निश्चित स्थान में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। पेंडेमिक होता है जो बहुत बड़े लेवल पर होता है, जो महामारी होता है। छठा है बहुत ही ज़बरदस्त है, किसी डिजीज का किसी एरिया में स्थिर रूप से कंसल्टेंट प्रेजेंट रहना क्या कहलाता है। यहाँ पे देख लीजिए क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि किसी डिजीज का, समझ गए, किसी डिजीज का किसी क्षेत्र में स्टेबल, कॉन्स्टेंटली मतलब रुका हुआ, स्थिर रूप से प्रेजेंट रहना। जैसे मान गए किसी को हैजा फैल रहा है, हैजा किसी क्षेत्र में फैल रहा है और वह एक स्थिर है, फैल को वह स्थिर उतने ही क्षेत्र में रह गया, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग इंडेमिक कहते हैं। ठीक है, इंडेमिक कहते हैं। उसके बाद आता है 7वां नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कम्युनिकेबल डिजीज के प्रिवेंशन से संबंधित टर्म कौन सा है। प्रिवेंशन मतलब क्या होता है, बचाव, रोकथाम। तो जो संचारी रोग है, जो कम्युनिकेबल डिजीज है, जो एक से दूसरे में फैलता है, उसको प्रिवेंशन से संबंधित टर्म इनमें से कौन सा है। एपिडेमिक, आइसोलेशन, इंडेमिक, पेंडेमिक। तो आपको पता है एपिडेमिक, इंडेमिक, पेंडेमिक, ये बताता है आपके कि बीमारी कितने दूर, कितने एरिया में फैला है या हुआ था। लेकिन आइसोलेशन जो होता है माय डियर, आइसोलेशन यह आपके कम्युनिकेबल डिजीज का एक प्रिवेंशन, रोकथाम और बचाव का एक जो है संबंधित टर्म है। अगर किसी को कोविड हुआ था तो कोविड एक कम्युनिकेबल डिजीज था, एक से दूसरे में फैलने वाला, तो उसमें आइसोलेशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, आपको पता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन है एक डीजे जो कि
एक कंट्री से दूसरे कंट्री में स्प्रेड हो जाती है क्या कहलाती है? तो मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि एपिडेमिक, आइसोलेशन, इंडेमिक, तो एक से दूसरे देश में मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो बीमारी हो वह पेंडेमिक होता है। और कोविड क्या था? कोविड तो बहुत सारे देशों में था, एक साथ आया था, तो वह डिजीज एक से दूसरे देश में, दूसरे राज्यों में फैल जाए तो वह पेंडेमिक होता है। इसे महामारी बोला जाता है। बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में यह व्याप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे है माय डियर, 9वां नंबर का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने। मदर से उसके फिटस में डिजीज का ट्रांसमिशन क्या कहलाता है? मतलब माता से उसके भ्रूण में डिजीज का ट्रांसमिशन क्या कहलाता है? ठीक है, व्हीकल बोर्न डिजीज ट्रांसमिशन, वेक्टर बोर्न डिजीज ट्रांसमिशन, वर्टिकल ट्रांसमिशन, फॉमिट बोर्न ट्रांसमिशन। तो आपको पता होना चाहिए माय डियर कि जो माता से, मदर से जो भ्रूण में फैलता है रोग, ट्रांसमिशन होता है, वह वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, वर्टिकल याद रखिएगा। आगे का क्वेश्चन है माय डियर, यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न है, 10 नंबर का प्रश्न है। 10 नंबर में कह रहा है कि कंटेमिनेटेड आर्टिकल द्वारा डिजीज का ट्रांसमिशन क्या कहलाता है? कोई संक्रमित वस्तु है, ठीक है, उसके द्वारा डिजीज का ट्रांसमिशन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है आपको पता होना चाहिए। व्हीकल बोर्न डिजीज, ठीक है, वेक्टर बोर्न डिजीज, वर्टिकल ट्रांसमिशन, फॉमिट बोर्न डिजीज। तो आपको पता होना चाहिए एक कंटेमिनेंट आर्टिकल है, वस्तु है, उससे अगर किसी व्यक्ति में रोग का संचार होता है, ट्रांसमिशन होता है, तो उसे फोमाइट बोर्न डिजीज बोलते हैं। ठीक है, फोमाइट बोर्न डिजीज बोलते हैं। ठीक है, 11 और अच्छा प्रश्न है आपके सामने, बहुत खूबसूरत प्रश्न है, आप लोग देखिए समझिए। 11 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि एक पर्सन जिसमें डिजीज का एजेंट मतलब रोग कारक तो प्रेजेंट होता है, मतलब रोग किस कारण से है वो कारक तो प्रेजेंट होता है, परंतु क्लिनिकल फीचर अब्सेंट होते हैं, मतलब उसमें जो है लक्षण नहीं दिखते हैं, तो वह क्या कहलाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बढ़िया। कहता है मान गया किसी को रोग है, वह रोग किस कारण से है वह कारक पता है, एजेंट प्रेजेंट है, मतलब एजेंट मतलब होता है कारक, जो बीमारी फैलाने वाला कारक हो, वह प्रेजेंट होता है मतलब मौजूद होता है, परंतु उसमें लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, लक्षण अब्सेंट होते हैं, तो वह क्या कहलाता है? फोमाइट, पेशेंट, कैरियर, क्वारंटाइन। आप लोग कैरियर वाहक का अगर आप लोग को डिफिनीशन पता हो तो वाहक में अगर कोई व्यक्ति वाहक बनता है तो वह व्यक्ति किसी दूसरे को रोग पहुंचाता है, तो उस व्यक्ति में लक्षण नहीं दिखता है लेकिन कारक रहता है बीमारी फैलाने वाला, तो वह कैरियर होता है। ठीक है, 12 नंबर है, बहुत अच्छा है। निम्न में से रोकथाम के तृतीयक स्तर टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में शामिल है, मतलब जो आप लोग को पता होगा कि कितने स्तर में स्वास्थ्य सेवा दिया जाता है, तो जो स्वास्थ्य सेवा होता है उसमें तीसरे लेवल में क्या शामिल होता है? तीसरे लेवल के बचाव में क्या शामिल होता है? इम्यूनाइजेशन, डिजेबिलिटी लिमिटेशन, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग बैलेंस डाइट। तो आपको पता होना चाहिए डिजेबिलिटी लिमिटेशन जो होता है यह तृतीय स्तर में शामिल होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। आगे है 13 नंबर का प्रश्न है, देख लीजिए, बहुत खूबसूरत प्रश्न है माय डियर। पेयजल ड्रिंकिंग में फ्लोराइड का ऑप्टिमल लेवल कितना होता है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए होता क्या है, मैं आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूँ, 13 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए जो पीने का पानी होता है, ड्रिंकिंग वाटर, उसमें जो फ्लोराइड की जो ऑप्टिमल लेवल होता है, मतलब जो पीने के पानी है उसमें एक जो फ्लोराइड मौजूद होता है, फ्लोराइड हमारे दांतों के लिए काफ़ी आवश्यक है। ठीक है, वह दंत क्षय से बचाता है फ्लोराइड, लेकिन ये फ्लोराइड ज़्यादा होने पर भी जो है फ्लोरोसिस नामक बीमारी होता है। अब ऐसे में आपके पानी में पर लीटर कितने जो है फ्लोराइड की मात्रा होनी चाहिए? तो राइट आंसर आपके सामने 4 ऑप्शन है, 0.5 से 0.8 ग्राम प्रति लीटर, 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर, 0.7 mg प्रति लीटर, 3 से 6 mg प्रति लीटर। तो माय डियर जो लेवल होता है फ्लोराइड का वह पीने के पानी में जो है आपके 0.5 से लेकर अगर 1 तक है, 1 mg तक है तो यह बेहतर माना जाता है। ठीक है, इस शरीर या दांतों के लिए ठीक है, लेकिन अगर फ्लोराइड का लेवल आपके पानी में ज़्यादा है, 1.5 से 1.5 mg से ज़्यादा है, ठीक है, इसके आसपास है या इससे ज़्यादा है, तो यह दांतों को आपको दंत क्षय भी करने लगता है। ठीक है, तो ऐसे में आपके पता होना चाहिए कि आपके पानी में फ्लोराइड कितना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा इसके ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, 0.7 mg, 0.5 to 1 mg प्रति लीटर के बीच में है। ठीक है,
आगे है 14 नंबर का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। मंडे मॉर्निंग फीवर का अन्य नाम क्या है? मंडे मॉर्निंग फीवर का अन्य नाम क्या है? तो मंडे मॉर्निंग फीवर का अन्य नाम बाइसायोनोसिस होता है। इसको याद करके आप लोग रखिए। बाकी लेप्रोसी अलग होता है, कुछ लोग ट्यूबरकुलोसिस टीबी को बोलते हैं, और बेगासोसिस आप लोग बताइए कमेंट करके किसे बोलते हैं, ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। निम्न में से किसे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बैकबोन माना जाता है? आप लोग पढ़े होंगे कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बैकबोन किसे माना जाता है? इम्यूनाइजेशन को, डॉट्स थेरेपी को, होम विजिट को, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज यानी संक्रामक बीमारियों की रोकथाम। तो आप लोग पहले पढ़े हैं कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो बैकबोन होता है वह गृह मुलाकात होम विजिट होता है, पता है ना आप लोग को। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। होम विजिट में घर घर जाके जो कार्यकर्ता होती है, नर्स होती है, वह समुदाय में लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक करती है, देखरेख करती है। तो यह होम विजिट जो है बैकबोन माना जाता है, ठीक है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया एक और यहाँ पे। मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम का संबंध किससे है? ठीक है, कुपोषण की रोकथाम से, टीकाकरण से, डॉट्स थेरेपी से, स्तनपान को प्रोत्साहन करने से। ये क्वेश्चन मोस्ट MVVI है एग्जाम के लिए, आप लोग लिख कर रख लीजिए। मिशन इंद्रधनुष एक कार्यक्रम है, एक प्रोग्राम है जो संबंध रखता है इम्यूनाइजेशन से, टीकाकरण से। आप लोग देखे भी होइएगा कि मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत जो है टीके वगैरह लगाए जाते हैं, तो ये टीकाकरण से रिलेटेड है। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ओके, आगे प्रश्न है 17 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से देखिए, जो भी देखिए एकदम क्लियर देखिए। 17 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ग्रॉस रूट लेवल वर्कर नहीं है? ग्रास रूट लेवल वर्कर कहने का मतलब होता है कि जो सबसे निचले जो है हेल्थ वर्कर हो, ठीक है। ग्रास रूट मतलब होता है सबसे नीचे, सबसे जड़ में, सबसे पहला जो वर्कर हेल्थ का होता है, इनमें से कौन नहीं है? ठीक है, नहीं है ग्रास रूट लेवल वर्कर, ठीक है। तो इनमें से देख लीजिए, कहता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा, ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शक, स्वास्थ्य सहायक, हेल्थ असिस्टेंट, ठीक है। तो राइट आंसर देखिए वर्कर का नाम है, वर्कर, ठीक है, वर्कर नहीं है। तो ये यहाँ पे देखिए स्वास्थ्य सहायक, ये वर्कर नहीं होता। बाकी आपका आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ये भी वर्कर है, आशा भी एक वर्कर होती है, और ये विलेज हेल्थ गाइड ये भी एक कार्यकर्ता ही होता है, लेकिन ये स्वास्थ्य सहायक आपके कार्यकर्ता नहीं होता है, नाम से भी स्पष्ट है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इज द राइट आंसर। ओके, 18 के क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। 18 में कहता है PHC का प्रबंध मैनेजमेंट किसके द्वारा किया जाता है? PHC का मतलब कहा जाए प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। इसका जो मैनेजमेंट होता है किसके द्वारा किया जाता है? ANM के द्वारा, नर्सिंग ग्रेड ए जिसे ग्रेड कहते हैं, मेडिकल ऑफिसर द्वारा, PMO द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए कि राइट आंसर जो MO होता है, एक MO को अपॉइंट किया जाता है PHC पर, वही लीड करते हैं PHC को, मैनेजमेंट करते हैं, देखरेख करते हैं, ठीक है। 19 नंबर का क्वेश्चन और एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। AFHS प्रोग्राम का संबंध है, ठीक है। AFHS प्रोग्राम का संबंध किससे है? बताना है कि AFHS प्रोग्राम का संबंध किससे है? एडोलेसेंट हेल्थ से, मैटरनल हेल्थ से, एडिक्शन की रोकथाम से, इम्यूनाइजेशन सर्विस से। तो आपको पता होना चाहिए AFHS प्रोग्राम का जो संबंध है वह एडोलेसेंट हेल्थ से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एडोलेसेंट हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है। 20 नंबर एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन अपने सामने आ गया। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ AFHS? जो अभी ऊपर देखे हैं कि AFHS का रिलेशन किससे है, तो इसका जो आप लोग देख लीजिए कि इसका संबंध किससे है, तो इसका यहाँ पे फुल फॉर्म भी आ गया, और इसका जो फुल फॉर्म है वह फुल फॉर्म राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा है? सामने है, देखिए, एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ सर्विस, एनीमिया फोकसिंग हेल्थ सर्विस, एडल्ट्रेशन फोकसिंग हेल्थ सर्विस एंड अस्थमा फ्रेंडली हेल्थ सर्विस। तो आपको पता है चारों ऑप्शन तो AFHS से ही रिलेटेड है, बट राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एडोलेसेंट ए। F मतलब फ्रेंडली, H मतलब हेल्थ, S मतलब सर्विस। एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ सर्विस इज द राइट आंसर। 21 नंबर का क्वेश्चन है अपन यहाँ पे, निम्न में से कौन सा सेंटेंस वाक्य सही है? इन चारों में से ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि निम्न में से कौन सा वाक्य सही है, कौन सा कथन सही है, ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है। तो
व्यक्ति का फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट पर्यावरण पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है। वायु में प्रदूषण की उपस्थिति स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है। और मनुष्य के फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट हेतु पर्यावरण का पॉपुलेशन फ्री होना जरूरी है। उपरोक्त में से सभी, अब जिनको ज्ञान ही नहीं होगा कि मेंटल डेवलपमेंट क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है, वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या लाभदायक है, ये सब अगर पता ही नहीं होगा तो इसका जवाब नहीं देंगे। अब देखिए कह रहा है सही सेंटेंस कौन सा है, तो हमारे हिसाब से इनमें से कौन सा सही है, तो हमारे हिसाब से इसमें सब सही है। कैसे सही है, देखिए एक व्यक्ति है, उसको शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से विकसित होने के लिए पर्यावरण का काफ़ी हद तक निर्भर करता है। अगर पर्यावरण प्रदूषित है, गंदा है, तो आप बीमार पड़ेंगे, ठीक है, मेंटली भी प्रॉब्लम होगा, तो पहला भी सही है। दूसरा कहता है वायु प्रदूषण की उपस्थिति स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, बिल्कुल सही है, होती है स्वास्थ्य के लिए। मनुष्य के फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट हेतु पर्यावरण का पॉपुलेशन फ्री होना जरूरी है, पोल्यूशन फ्री होना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, पोल्यूशन मुक्त होना जरूरी है, तभी तो हमारा फिजिकल मेंटल सब सही रहेगा, ठीक है, इसलिए डी सही है। अब आता है 22 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से सेफ वाटर की विशेषता क्या है। सेफ वाटर की विशेषता मतलब सुरक्षित जल की इसमें से क्या विशेषता है। इसमें पैथोजन अनुपस्थित होते हैं। पैथोजन मतलब क्या होता है, रोग कारक, जो रोग उत्पन्न करने वाला हो, ठीक है, तो यह क्या अनुपस्थित होते हैं, तो बात सही है। यह हार्मफुल केमिकल रहित मतलब बिना, ठीक है, तो क्या यह नुकसान वाला केमिकल के बिना होता है, बिल्कुल सही है। यह गंधहीन ओडोरलेस होता है, बिल्कुल सही है, यानी उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्न में से जल का यूज क्या है, पीने में, कृषि कार्य में, उद्योग में, उपरोक्त सभी। तो जो जल है, जल ही जीवन है, बगैर जल के कुछ पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए जल का सभी क्षेत्रों में, चाहे उद्योग हो, पानी पीने में हो, कृषि कार्य में हो, सब में जरूरी है, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 24 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है अपन यहाँ पे। निम्न में से पर्यावरण के बायोलॉजिकल कंपोनेंट में शामिल है। बायोलॉजिकल मतलब समझ रहे हैं, बायोलॉजिकल मतलब जैविक घटक कौन सा है पर्यावरण का, देख लीजिए, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, पशु आदि, ठीक है, जल वायु मृदा, इमारतें, कल कारखाने आदि, सामाजिक परंपराएं, रीति रिवाज, रूढ़िवादी आदि, धूल धुआं गैसें आदि। और बायोलॉजिकल, बायो मतलब होता है जैविक, जो प्रकृति से संबंध रखता हो डायरेक्टली। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा प्रकृति से डायरेक्ट संबंध है, चारों में से सब होना चाहिए। पेड़ पौधे डायरेक्ट प्रकृति से है, सूक्ष्म जीव डायरेक्ट प्रकृति से, पशु ये भी जो है आपके डायरेक्ट प्रकृति से, यानी ऑप्शन ये सही है। बाकी कल कारखाने गलत, इमारतें गलत, ठीक है, हो गया। 25 नंबर है, काफ़ी खूबसूरत क्वेश्चन है। 25 नंबर कहता है, देख लीजिए कि निम्न में से पर्यावरण के सामाजिक घटक में शामिल है। इनमें से कौन सा सामाजिक घटक में शामिल है, ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से सामाजिक घटक में कौन शामिल है, पर्यावरण के सामाजिक, जो समाज में मौजूद होता हो, ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, समाज में घटित होने वाला, ठीक है, घटित, तो सामाजिक परंपरा, रीति रिवाज, रूढ़िवादी, ये सब सोशल फैक्टर है, ठीक है, समाज में घटने वाला है। अब आता है यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन, पोल्यूटेड वाटर, प्रदूषित जल के सेवन से होने वाले बीमारियां कौन नहीं है। कहता है जल जो प्रदूषित हो उससे कौन सी बीमारियां इनमें नहीं होगा। तो आपको पता होना चाहिए माय डियर कि पोलियो भी जल से हो सकता है, हैजा भी, हेपेटाइटिस भी, और एड्स एक आपका सेक्सुअल डिजीज है, ठीक है, ये सेक्सुअल से होने वाला रोग है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है इसके लिए, ठीक है। आगे है यहाँ पे माय डियर, बहुत खूबसूरत है, 27 नंबर का यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि जल का सबसे मेन सोर्स कौन सा है। जल का सबसे मेन सोर्स कौन सा है, रैन, नदी, स्प्रिंग, पॉन्ड्स। तो जो जल का सबसे जो मेन स्रोत होता है वह आपका वर्षा ही होता है, ठीक है। निम्न में से भूमिगत जल का बेस्ट सोर्स कौन सा है। भूमिगत मतलब भूमि के अंदर से जो जल आता है उसमें इसका सोर्स कौन सा है, कुआं, ट्यूबवेल, रिवर और दोनों। तो आपको पता होना चाहिए माय डियर कि 28 जो है वह ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन बी दोनों सही है। जो आपका ट्यूबवेल होता है या बेल होता है, यह दोनों जो है ज़मीन के अंदर से भूमिगत जल आता है, ठीक है। जबकि नदी वगैरह जो होता है या तो झरना से निकलेगा, वर्षा के पानी, नदी में ये सब होता है, ठीक है।
आगे है 29 नंबर होता है। 29 काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है अपने लिए। किसी सरफेस सतह को कोरोना वायरस से अगर मुक्त करना है तो उसके लिए कौन सा केमिकल का यूज किया जाता है इनमें, ठीक है। मान गए कोई वस्तु है, कोई ज़मीन है, हम चाहते हैं कि उसको कोरोना वायरस से मुक्त किया जाए, तो उसके लिए कौन सा केमिकल का यूज जो है हम लोग करेंगे। कौन सा केमिकल का यूज करेंगे? सोडियम हाइपोक्लोराइड का, बीटाडीन का, मेथनॉल का और ग्लूट्रेडिहाइड का। तो सतह को साफ करने के लिए जो बेस्ट केमिकल होता है माय डियर, वह अपन जो होता है वह ऑप्शन नंबर ए होगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड। यह किसी भी सतह को बेस्ट तरीके से साफ कर देता है, ठीक है। 30 नंबर का क्वेश्चन है अपने लिए, बेस्ट है। निम्न में से वाटर पोल्यूशन की रोकथाम का उपाय क्या है? वाटर पोल्यूशन मतलब जो जल प्रदूषण होता है उसके रोकथाम के लिए इनमें बेस्ट उपाय कौन सी है? घरों से निकलने वाले गंदे जल का प्रॉपर डिस्पोजल, उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट का प्रॉपर डिस्पोजल, जन समुदाय में अवेयरनेस उत्पन्न करना, उपरोक्त सभी। तो जल प्रदूषण को रोकथाम आप कर सकते हैं ये तीनों विधि से, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। अब आप कहेंगे कैसे? तो घर से जो गंदा पानी निकलता है, ठीक है, आप चाहते हैं कि जल प्रदूषण को रोके, तो आप उस घर से निकलने वाले गंदे पानी को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करिए ताकि वह पानी किसी स्वच्छ पानी में न मिले या ज़मीन के अंदर ऑब्जर्व ज़्यादा न हो, ठीक है। उद्योगों से निकलने वाला जो अपशिष्ट होता है उसको भी आप प्रॉपर तरीके से डिस्पोज कीजिए ताकि वो सही जल पीने वाला जल में न मिले। जन समुदाय लोगों के बीच अवेयरनेस जागरूकता फैलाइए कि भाई आप कैसे जो है पानी को स्वच्छ रख सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। तो आज मैं मात्र 30 तक ही रखता हूँ, फिर कल से हम लोग आगे जो है 30 के आगे देखेंगे अगले वीडियो में। यह वीडियो कैसा लगा, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।